तो आज हम बात करेंगे औषधि कल्प वन के अंदर हमारे कुपीपक्व रसायन के बारे में। तो कुपीपक्व रसायन हमारे सिलेबस में 3 हैं, एक है स्वर्णभंग, एक है मकरध्वज और तीसरा है हमारा समीर पन्नग रस। तो कुपीपक्व रसायन का मतलब होता है कूपी के अंदर, कूपी का मतलब हो गया कांच की कूपी या फिर बोतल। तो कांच की बोतल के अंदर जब हम किसी भी प्रिपरेशन को बनाते हैं, उसे पक्व यानी कि पकाते हैं, तो वो जो हमारा रसायन बनता है, वो होता है कुपीपक्व रसायन। तो कुपीपक्व रसायन की सबसे पहले एक बार ब्रीफ कर देते हैं कि किस तरीके से इसको बनाते हैं, क्या इसकी निर्माण विधि रहती है। लेकिन ये एक चतुर्विध रसायन का टॉपिक है, डिटेल में इसको पढ़ना है तो हम वहीं पढ़ेंगे। तो कुपीपक्व रसायन के अंदर क्या करते हैं हम कि कोई भी बियर की बोतल दे देते हैं, बेसिकली कांच की बोतल कोई भी हो सकती है। कांच की बोतल लेंगे, उसके अंदर हमने जो भी कज्जली बनाई है या फिर बाकी द्रव्य उस कज्जली के अंदर ऐड किए हैं, उन सभी का जो है पेस्ट बनाकर हम इसके अंदर डाल देते हैं। उस बोतल के ऊपर जो है सबसे पहले 7 कपड़ मिट्टी की लेयर करते हैं। 7 कपड़ मिट्टी की लेयर करके उसके अंदर कजली वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद उसको हम बालू का यंत्र में रख देते हैं। बालू का यंत्र में रखने के बाद उसे हम 3 स्टेप्स में अग्नि देते हैं, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि। तो जब हम मृदु अग्नि देते हैं तो जो हमारी कजली होती है वो मेल्ट हो जाती है। उसके बाद हम उसे मध्यम अग्नि देना स्टार्ट करते हैं। मध्यम अग्नि पर जो है उसके अंदर धुआं उठने लग जाता है और आग की जो है लपटें दिखाई देती हैं। जब तक वो ज्वाला शांत नहीं होती तब तक हम उसे मध्यम अग्नि देते हैं। उसके बाद हम उसे तीव्र अग्नि देते हैं। उसके ऊपर जो है हम ढक्कन लगा देते हैं कांच की बोतल के ऊपर और उसे पकने देते हैं। उसके बाद जब वो अच्छी तरीके से पक जाती है तो हम उसे जो है स्वांशित होने देते हैं और अगले दिन उस बोतल को जो है बालू का यंत्र से हम निकालते हैं। बालू का यंत्र से निकालने के बाद हम उस बोतल को जो है तोड़ते हैं, काँच की कुप्पी को तोड़ते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि क एक रस्सी लेते हैं, रस्सी को जो है केरोसिन के अंदर डिप करते हैं। केरोसिन के अंदर डिप करने के बाद उसे बोतल के ऊपर बाँध देते हैं। बोतल के ऊपर बाँधने के बाद हम उसे जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, जलाने से जो बॉटल है वो इक्वल पार्ट्स में टूट जाती है, एकदम से गोलाई में टूट जाती है। उसके बाद जो हमारी प्रिपरेशन बनी थी, ये बेसिकली सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, तो सब्लाइम होके जो हमारी ड्रग है या तो वो ऊपर की तरफ डिपॉज़िट हो जाती है या फिर नीचे की तरफ डिपॉज़िट हो जाती है। तो या तो वो हमें तलस्थ मिलती है या फिर गलस्थ, बॉटल के गले में या फिर तल में, ठीक है? तो या तो तली में मिलेगी या फिर गले में मिलेगी, तो वहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं जब बॉटल टूट जाती है तो। ठीक है? तो इस तरीके से हम कुपीपक व रसायन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं स्वर्ण वंग के बारे में। इसी लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे समीर पन्नग और मकरध्वज के बारे में भी। तो सबसे पहले आता है स्वर्ण वंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इसमें सोना होता है या नहीं होता है? इसके नाम में आ रहा है स्वर्ण, लेकिन इसमें हमने ध्यान रखना है इसमें स्वर्ण नहीं होता है। जो वंग होता है इसके अंदर, वंग का कलर पककर जो है सोने के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण वंग कहा जाता है। लेकिन इसमें सोना जो है वो 0% रहते हैं। ठीक है? तो इसका हम ध्यान रखेंगे, सोना इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये एक तलस्थ है। तलस्थ कुपीपक रसायन है, यानी कि बॉटल की तली में हमें ये मिलता है। तो इसके घटक द्रव्य याद करने के लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। पीजी इन वेरी नॉर्मल सब्जेक्ट। तो पीजी से हो जाएगा हमारा पारद और गंधक, वी से वंग, एन से नवसादर और एस से सूर्यक्षार। ठीक है? सूर्यक्षार को ही कलमी शोरा भी कहा जाता है, लेकिन जो एएफआई ने हमारी रेफरेंस दी है वो रसामृत की दी है। रसामृत में जो है सूर्यक्षार जो है हमें मेंशन नहीं किया गया है। उन्होंने सिर्फ ये 4 ही द्रव्य मेंशन किए हैं और वंग को उन्होंने जो है 2 भाग बताया है कि वंग जो है वो 2 भाग लेना है, लेकिन रस तरंगिणी की ये रेफरेंस यहाँ पर दी गई है, इसमें वंग को एक ही भाग बोला है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे
तो हमारी जो एएफआई के अकॉर्डिंग रेफरेंस है हमारे सिलेबस में, उसमें ये 4 ही घटक द्रव्य हैं और वंग यहाँ पर 2 भाग रहता है। एएफआई ने जो है लास्ट में बोला भी है कि सूर्य क्षार को भी हम 1/8 पार्ट तक ऐड कर सकते हैं उसमें बेटर कलर लाने के लिए, लेकिन घटक द्रव्यों के अंदर उसको मेंशन नहीं किया है। देन इसमें हम भावना देते हैं सैंधव लवण की और नींबू स्वरस की। सैंधव लवण लगभग आधा पल इसमें पर्याप्त रहता है, मात्रा के अनुसार रहेंगे, और नींबू स्वरस आवश्यकता अनुसार हम यूज करते हैं। तो इसकी मात्रा डालने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है श्लोक में, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इसकी। रुद्र भागम इतम वंगम, जो श्लोक है इसका वो स्टार्ट होता है रसामृत में, रुद्र भागम इतम वंगम। तो यहाँ पर बताया कि वंग जो है वो रुद्र भाग देना है। रुद्र भाग का मतलब क्या होता है, जो हम एक तरीके से कॉन्ट्री के रूप में देते हैं, सहायता के लिए देते हैं। तो जितना सफिशिएंट हो उतना हमने रुद्र भाग लेना है, और उसका आधा तद अर्थम ही सूत्रम, सूत्रम या सूतम वो हमने पारद के लिए यूज किया है कि वंग का हम आधा लेते हैं, सूत या फिर पारद। और इसके लिए जो कोटेशन आती है उसके अंदर लिखा गया है कूपिका तल संस्थितम, ये जो है कूपी के तल से हमें प्राप्त होता है। तो निर्माण विधि क्या रहेगी, सर्वप्रथम हम खल लेंगे, उसके अंदर शुद्ध पारद डालेंगे, और लोहे की दरवी के अंदर हम एक लोहे की दरवी लेते हैं। दरवी जो है इस टाइप से चम्मच शेप में होती है, बड़ी चम्मच होती है, इसके अंदर हमने वंग डाला, उसको मेल्ट कर लिया। वंग को मेल्ट करके हमने जिस कल के अंदर पारद डाला था उसके अंदर उसको डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसका हम मर्दन करेंगे। तो पारद और वंग हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। तो जब वो जो है मिलकर श्वेत चूर्ण हो जाते हैं, उस उसके बाद जो है नींबू स्वरस और सेंधव लवण डालकर उसका मर्दन करते हैं। जो रसामृत है उसमें सेंधव लवण युक्त जल से प्रक्षालन करने के लिए बोला है, मर्दन करने के लिए उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, तो नींबू स्वरस डालकर मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद उसको सेंधा लवण मिश्रित जल से धो लेना है। कब तक धोना है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, जब तक उसका ब्लैक कलर डिसअपियर नहीं हो जाता। नींबू स्वरस की हम भावना देते हैं तो जो मिक्सचर बनता है वो ब्लैक कलर का होता है। उसके बाद हम उसे सेंधो पानी से धोएंगे जब तक उसका ब्लैक कलर ना चला जाए। ठीक है, तो जब ब्लैक कलर चला जाएगा उसके बाद हम उसके अंदर गंधक ऐड करेंगे, नवसादर ऐड करेंगे, और अगर कलमी शोरा की ज़रूरत है तो वो भी ऐड करेंगे। इनको डालकर उसका मर्दन कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको बना लेते हैं। बनाने के बाद 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई कांच कुपी में कजली को भरते हैं और बालों का यंत्र में स्थापित कर देते हैं। बालों का यंत्र या फिर इसको सिक्ता यंत्र भी कहा जाता है। तो श्लोक के अंदर सिक्ता यंत्र मेंशन है हमारा रसामृत में, और 4 याम तक इसको पाक करने के लिए बोला है। ठीक है, और मृदु मध्यम और तीक्ष्ण अग्नि पर हम इसका पाक करते हैं। बीच बीच में तप्त शलाका से, यानी कि जो आयरन की रोड होती है उससे हम कूपी का मुख साफ करते रहते हैं, क्योंकि बार बार गंधक से नवसादर से उसका मुख बंद हो जाता है और इसकी वजह से वो बोतल फट सकती है। तो सेमिनो ने बताया 3 घंटे के बाद उसमें से गंधक का धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तो जब हम उसको मध्यम अग्नि देते हैं, और ये 6 घंटे तक निकलता रहता है। धुआं बंद होने के बाद अग्नि देना हमने बंद कर देना है। ठीक है, धुआँ जैसे ही बंद हुआ, अग्नि देना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेनली मृदु और मध्यम अग्नि के लिए बोला है, लेकिन तीक्ष्ण अग्नि का भी बहुत सारी कुपी-पक्व रसायन में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मध्यम अग्नि पर ही इसका पाक हो जाता है। स्वांग शीत होने पर चाकू से जो कुपी की कपड़ मिट्टी की लेयर थी उसको हम हटाएँगे। कपड़ मिट्टी क्या होता है बेसिकली, मुल्तानी मिट्टी लेते हैं हम, एक वेसल के अंदर मुल्तानी मिट्टी ली, उसके अंदर कपड़ा जो है हमने अच्छे तरीके से डिप कर लिया। उसके बाद जो हमारी ये इस तरीके से काँच की बोतल थी, उसके ऊपर हमने उस कपड़े का लेप कर दिया। कपड़े का साइज़ इतना लेना है कि अच्छे तरीके से उस पर लेप आ जाए, और उसको एक लेयर करने के बाद हम उसको सुखा लेते हैं। जब एक लेयर सूख जाती है फिर दूसरी लेयर करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, इस तरीके से 7 लेयर करते हैं। उसी को हम कपड़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है? उसके बाद जब पक हो जाता है तो हम उसने जो विधि बताई थी उसको तोड़ने की, उस तरीके से उसको तोड़ते हैं, और पाक क्रिया से जो वंग है वो स्वर्ण जैसे वर्ण का हो जाता है, इसलिए इसे स्वर्ण वंग कहा जाता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, क्यों इसे स्वर्ण वंग कहा गया है। मात्रा इसकी कितनी रहती है, मात्रा है इसकी 1 से 2 रत्ती। अनुपान इसका मेनली क्या बताया रसामृत में, शहद और मक्खन बताए हैं, लेकिन मिश्री और दूध भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग क्या है इसके, रस में तिक्त, लवण और गुण में शीत, सर और रुक्ष होती है, बल्य है, रसायन है, मेध्य है, वाजीकरण, दीपन, पाचन
और ओजप्रद होती है। मधुमेह, प्रमेह, धातु, दौर्बल्य का आश्वास इसमें इसका यूज कर सकते हैं हम। अवस्था अनुसार उपयोग इसके क्या बताए हैं? उपदंश की प्रथम अवस्था में, उपदंश में इसका बेसिकली यूज किया जाता है। प्रथम अवस्था में हम इसको देते हैं रस सिंदूर के साथ और व्याधि हरण रस के साथ। द्वितीय या फिर तृतीय अवस्था आ गई है तो मल सिंदूर के साथ देंगे। मल सिंदूर क्या होता है? मल्ल का मतलब होता है संख्या या फिर गौरी पाषाण। तो इसके अंदर गौरी पाषाण, पारद और गंधक डालते हैं। जीर्ण उपदंश यानी कि लंबे टाइम हो गया उसको, दूसरी या तीसरी अवस्था नहीं है, तो वहां पर हम उसको सारिवा या फिर मंजिष्ठा आदि क्वाथ के साथ या फिर अर्क के साथ जलाते हैं। रसायनार्थ, रसायन के लिए हम इसको देते हैं शिलाजीत के साथ, लौह भस्म और प्रवाल पिष्टी के साथ। कास रोग में हम देते हैं इसको नवसाधर, मुलैठी चूर्ण और पहेड़े के चूर्ण और जहर मोरा पिष्टी के साथ। ये अगर याद हो जाए तो कर भी सकते हैं, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अनपथ्य अपथ्य जो है रोग, रोगी और दोष के अनुसार रहेगा। उपदंश का मतलब क्या था यहाँ पर? जो हमारे मॉडर्न में सिफिलिस डिजीज होती है, एक जेनेटिक डिजीज होती है सिफिलिस, उसको जो है उपदंश कहा जाता है। तो वहां पर स्वर्ण वंग का उपयोग बताया है। काल सेवन दिन में 2 बार देते हैं खाने के बाद। काल मर्यादा 1.5 महीने तक इसका सेवन करा सकते हैं, उसके बाद कैप दे देंगे। देन अगेन इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। दुष्प्रभाव, विधि पूर्वक सेवन करते हैं तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन किया तो धातु विषाक्तता यानी कि टॉक्सिसिटी ये कर सकता है हमारे टिश्यूज में। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, इसके अंदर वंग भस्म यानी कि हमारा टिन डला हुआ है। मरकरी पारद है हमारा। सिट्रिक एसिड जो कि नींबू स्वरस में होता है। सल्फर यानी कि हमारा गंधक रहता है, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि हमारा नवसाधर यहाँ पर रहता है। देन आती है इसकी फार्मेकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। ड्रग ने बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखाया, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये एक एफ्रोडीसियक होते हैं, क्योंकि वंग है इसके अंदर। वंग जो है वो बहुत अच्छा एफ्रोडीसियक होता है। इट इम्प्रूव स्टेमिना, स्ट्रेंथ, लो स्पर्म काउंट, इम्प्रूव क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वंग भस्म। सेकंड, इम्यूनोमोड्यूलेटरी होता है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्योंकि ये बल्ले होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स भी इसके रहते हैं। एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त के अंदर, अरुचि के अंदर, इनडाइजेशन है तो वहां पर इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये दीपन पाचन का भी काम करता है। फिफ्थ है रेस्पिरेटरी सपोर्ट। काश्वास में हम इसको दे सकते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सपोर्ट करता है। स्रोतोरोध को दूर करता है। तो नवसाधक जो है वो उष्ण गुण वाला होता है। उष्ण गुण होने की वजह से जो कफ के जो स्रोतों में जमा हो गया था उसे निकाल देता है, उसको पिघला देता है। तो कफ प्रकोप को ये दूर करता है, तो स्रोत जो है वो अपने आप दूर हो जाते हैं। एंटी डायबिटिक होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करेगा। हेपेटो प्रोटेक्टिव होगा, ठीक है। तो इस वजह से हेपेटिक डिसऑर्डर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है इसकी? ओरली लेते हैं हम, इसका एब्जॉर्प्शन होता है जीआईटी के थ्रू। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होगा, जो वहां पर प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनके थ्रू। मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के थ्रू होगा, और एक्सक्रीशन जो है मेनली फीसेस के थ्रू होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में यूरिन के थ्रू भी होता है। रिसर्च अपडेट्स की बात कर लेते हैं। स्वर्णवंग अ शॉर्ट ड्यूरेशन टॉक्सिसिटी स्टडी। तो इसकी टॉक्सिसिटी पर जो स्टडीज की गई हैं उसमें इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एल्बिनो रेट्स के अंदर ये स्टडी हुई है। 25 mg की डोज पर इसको दिया गया है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो है इसकी बहुत कम डोज दी गई है। 12.5 mg के अंदर इसको ह्यूमंस में यूज किया जाता है, और रेट्स के अंदर 25 mg तक भी इसका टॉक्सिक इफेक्ट कोई नहीं आया है। तो इसका मतलब ये टॉक्सिक नहीं है। इसकी फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर भी स्टडी की गई है, एंड रोल ऑफ मरकरी के ऊपर भी स्टडी की गई है कि मिनिमम इसके अंदर मरकरी कितना चाहिए होता है? टिन का आधा चाहिए होता है। तो हमने पढ़ा था कि मरकरी जो है वो टिन से हाफ होता है। टिन इसमें 2 भाग रहता है, पारद 1 भाग रहता है। तो मिनिमम 1 भाग यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है ताकि स्वर्णवंग जो है वो अच्छे से बन सके। दूसरा जो हमारी कुपीपक रसायन है वो है हमारा मकर ध्वज या फिर चंद्रोदय रस, या फिर इसे ही स्वर्ण सिंदूर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर पारद और गंधक के अलावा क्या डला हुआ है? स्वर्ण डला हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्वर्ण सिंदूर है। चंद्रोदय रस भी इसे बोलते हैं और मकर ध्वज रस भी इसे कहा जाता है। तो मकर ध्वज के अंदर जो है 2 वर्ड्स हैं, एक है मकर और एक है ध्वज। मकर का मतलब होता है क्रोकोडाइल। मगरमच्छ जो होता है उसे ही मकर भी कहा जाता है।
मगरमच्छ जो होता है वो कामदेव का वाहन होता है। तो कामदेव का वाहन होने की वजह से मगर जो है वो काम शक्ति को बढ़ाता है। मकर ध्वज रस जो है वो काम शक्ति को बढ़ाता है। और जो नक्र रेतस यानी कि मगरमच्छ का जो शुक्र होता है उसे अग्र द्रव्य माना गया है वृक्षों के अंदर। तो नक्र रेतसो वृषा नाम। आचार्य चरक से वृक्ष द्रव्य में अग्र माना है। तो इसी वजह से जो मकर ध्वज रस है इसका रोगाधिकार क्या है? वाजीकरण। वाजीकरण रोगाधिकार है भेषज रत्नावली की इसकी रेफरेंस है। घटक द्रव्य क्या रहेंगे इसके अंदर? स्वर्ण पत्र रहेंगे, सोना रहेगा। सोने के पत्र हम लेते हैं 1 तोला और पारद लेते हैं। पारद या तो 8 संस्कारों से युक्त होना चाहिए या फिर हिंगुलोथ पारद होना चाहिए। 8 तोला इसके अंदर पारद रहेगा। गंधक जो है वो 24 तोला रहता है। रस तरंगिणी ने 16 तोला बताया है। जो वैशज्य रत्नावली की जो रेफरेंस है हमारे सिलेबस में उसके अंदर ये 24 तोला दिया गया है। तो 24 तोला ही हम यहाँ याद करेंगे। भावना द्रव्य इसके अंदर क्या है? घृत कुमारी स्वरस है और रक्त कार्पास पुष्प स्वरस है। रक्त कार्पास मतलब कि लाल कपास का जो फूल होता है उसका स्वरस यहाँ पर भावना के लिए यूज होता है। तो निर्माण विधि क्या रहती है इसकी? सबसे पहले स्वर्ण पत्र को जो है छोटे-छोटे टुकड़े बना लेंगे। स्वर्ण पत्र को खरल में डालेंगे और उसका अच्छी तरीके से पारद डालकर मर्दन कर देंगे। ठीक है? पारद को और स्वर्ण को मिक्स किया। ऐसा तब तक करें जब तक पारद पारद में स्वर्ण न मिल जाए। जब तक पारद सोने को खा ना जाए तब तक हम उसका अच्छे तरीके से मर्दन करते रहेंगे। मर्दन होने के बाद उसमें हम गंधक डालते हैं और उसकी अच्छी तरीके से कजली बना लेते हैं। कजली बनाने के बाद उसमें हम भावना लेते हैं। भावना किसकी रहेगी? रक्त कार्पास पुष्प स्वरस की रहेगी और घृत कुमारी स्वरस से एक-एक भावना देते हैं और उसको सुखा लेते हैं। फिर ये जो हमारी कजली बनती है 7 बार कपड़ मिट्टी की लेयर की हुई जो हमारी कांच कुपी है उसके अंदर इसको भरते हैं, बालूका यंत्र में डालेंगे, मृदु मध्यम तीव्र अग्नि से पकाएंगे। ठीक है? उसके बाद स्वांग शीत होने के बाद कूपी को तोड़कर कूपी के कंठ में लगे मकर ध्वज को एकत्रित कर लेंगे। तो मकर ध्वज कहाँ मिलता है? कूपी के कंठ में मिलता है। इसका कलर कैसे होता है? नव अर्क किरण उपमम। अर्क का मतलब हो गया सूरज। जो उदित सूर्य होता है उसकी किरणों के जैसा लाल रंग का ये होता है और ये हमें कंठ से प्राप्त होता है। और कूपी तल में एकत्रित स्वर्ण को सावधानी पूर्वक निकाल लें। तो कंठ में हमें मकर ध्वज मिलता है और स्वर्ण जो है वो कूपी के तल में मिलते हैं। तो मकर ध्वज हमसे पूछा जाएगा तो वो कंठस्थ है और जबकि जो हमारा स्वर्ण रंग है वो क्या है? तलस्थ है। इसे ही मकर ध्वज, चंद्रोदय या फिर स्वर्ण सिंदूर भी कहा जाता है। तल में एकत्रित हुए स्वर्ण को और मकर ध्वज को एक साथ 3 दिन तक खरल में सुखपूर्वक मर्दन कर लेते हैं और उसके बाद अलग अलग रोगों के अनुसार अनुपान जो होता है उसके साथ इसका यूज किया जाता है। मात्रा की हम बात करते हैं तो मात्रा में 1 से 2 बल बताई गई है। एक बल जो है वो 3 रत्ती के बराबर होता है, तो 1 से 2 वाले इसकी मात्रा रहेगी। एएफआई ने जो है 125 mg की इसकी डोज़ बताई है। 125 mg जो है वो 1 रत्ती के बराबर हो गया। लेकिन भैषज्य रत्नावली के अंदर जो डोज़ है वो इसकी 1 से 2 वाला बताई गई है। और श्लोक के अंदर भी 1 से 2 वाल ही इसकी लिखी गई है। लेकिन एएफआई के अंदर अगर हमसे एमजी में पूछा जाए तो 125 mg, भैषज्य रत्नावली के अकॉर्डिंग 1 से 2 वाली। अनुपान क्या रहता है इसका? सिता युक्त दूध यानी कि दूध के अंदर मिश्री मिलाकर हम इसको यूज कर सकते हैं। गोघृत, गोघृत के लिए जो श्लोक में टर्म आई है वो है गो भवम आज्यम। आज्य का मतलब होता है घृत। गो भव यानी कि गो से उत्पन्न होने वाला। तो गोघृत और सिताग युक्त दूध जो है वो इसका अनुपान है। एएफआई ने एक एक्स्ट्रा अनुपान इसका ऐड किया है। वो क्या है? पान के पत्ते का स्वरस, पर्णपत्र स्वरस भी इसका अनुपान रह सकता है। उपयोग क्या बताएंगे इसके? वाजीकरण ही होता है मेनली ये। यह जठराग्नि को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, आयुष्य होता है, शरीर की आयु को बढ़ाएगा, कांति को बढ़ाएगा, वृश्य होता है और अनुपान विशेष से सर्व व्याधि नाशक होता है। अलग अलग अनुपानों में अलग अलग डिजीज में इसका यूज कर सकते हैं। इस औषधि के सेवन से मनुष्य जो है वो कामदेव के समान सुंदर शरीर वाला हो जाता है। इसीलिए इसे मकर ध्वज के नाम से कहा गया है। इसका जो श्लोक है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आती है। उस कोटेशन को हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि लगातार 1 वर्ष तक इसका सेवन करते हैं तो स्थावर, जांगम और कृत्रिम विष, किसी भी टाइप का विष हो उसका किसी भी प्रकार का प्रभाव मनुष्य पर नहीं पड़ता है।
ये जो रस होता है मकर ध्वज रस, ये जरा और मृत्यु से मुक्त कर देता है। तो ये कोटेशन किसके लिए आई है? मकर ध्वज के लिए आई है। इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, उपयोग है। देन अवस्था अनुसार उपयोग अगर याद होते तो हम कर सकते हैं। स्वर्णभंग में वज्जा और ब्राह्मी चूर्ण और मधु के साथ देंगे। मूत्र कृच में गुड़ुचि हिम और मधु के साथ। वात व्याधि में एरंड मूल स्वरस यूज करेंगे। एरंड वातनाशक होता है श्रेष्ठ। शहद में इसको यूज करते हैं। हृदय रोग में हम यूज करते हैं अर्जुन के साथ। अर्जुन जो बहुत अच्छा हृदय होता है, और मुक्ता पिष्टी के साथ। उन्माद में यूज कर सकते हैं उन्माद गजांकुश रस और ब्राह्मी स्वरस और शहद के साथ। ब्राह्मी जो है वो ब्रेन डिजीज में अच्छा काम करती है। पांडु रोग में हम यूज कर सकते हैं कुटकी के चूर्ण के साथ, मधु और पुराने गुड़ के साथ। राजक्षमा में हम यूज कर सकते हैं प्रवाल भस्म के साथ, सीतोपलादी चूर्ण के साथ और शहद के साथ। अश्वरी में यूज कर सकते हैं कुल्हद का क्वाथ और शहद। मधुमेह में यूज करेंगे जामुन की गुठली और शहद के साथ। उदर रोग में पिपली चूर्ण और कासीस चूर्ण और मधु। शोथ के अंदर मंडोर भस्म और पुनर्नमा स्वरस। और मुख्य रोग के अंदर कपूर, कत्था चूर्ण, मधु या फिर मक्खन। प्रसूता रोग के अंदर प्रताप लंकेश्वरस और मधु के साथ। श्वेत प्रदर में तंडुलोदक। श्वेत प्रदर में तंडुलोदक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पुष्याणु चूर्ण होता है उसका अनुपान भी क्या होता है? तंडुलोदक होता है। तो शहद के साथ। और रक्त प्रदर में अशोक की छाल का चूर्ण यूज करते हैं शहद के साथ। अशोक जो है बहुत अच्छा स्तंभन का काम करता है, तो इस वजह से प्रदर के अंदर इसका यूज किया जाता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। मेनोरेजिया के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। पथ्य वथ्य जो है रोग रोगी और दोष के अनुसार रहेगा। काल सेवन दिन में 2 बार खाने के बाद इसका सेवन करना है। पथ्य पथ्य इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्लोक में मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली। मधुर आहार, स्निग्ध आहार, मृदु मांसल आहार, ये मांसल है, इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर। अवातल आहार, जिससे वात ना बढ़े, ऐसे आहार का यहाँ पर सेवन करना चाहिए। तो मधुर, स्निग्ध, मृदु आहार, अवातल आहार। काल मर्यादा इसकी 3 महीने तक इसका सेवन करा सकते हैं। दुष्प्रभाव, प्राय इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं देखा जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन कर लिया तो धातु विषाक्तता या फिर टॉक्सिसिटी कर सकता है। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन वही इसके अंदर पारद, गंधक और स्वर्ण है। गोल्ड, मर्क्यूरी और सल्फर। इसके अलावा भावना के लिए घृत कुमारी स्वरस और रक्त कार्पास पुष्प स्वरस यूज किया था। उसके अंदर मिलते हैं हमें फ्लेवेनॉइड्स, टैनिन्स, टर्पेनॉइड्स, स्टीरोइड्स, फिनोल्स, सैपोनिन्स, आइसो एलोरेसिन, जो कि हमें एलोवेरा या फिर घृत कुमारी के अंदर मिलेगा। स्पेसिफिकली फिनोलिक कंपाउंड्स यहाँ पर रहते हैं हमारे भावना द्रव्यों के अंदर। देन है फार्मेकोडायनेमिक्स ऑफ द मकर ध्वज रसम। फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब हो गया मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से बॉडी में काम कर रही है। तो ये अच्छा एफ्रोडिसियक होता है। इट हेल्प्स टू क्योर प्री मेच्योर इजैकुलेशन, ठीक है, लो स्पर्म काउंट एंड मेल इम्पोटेंसी। इम्यूनोमोड्यूलेटरी होता है क्योंकि पारद और गंधक है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी को ये बूस्ट करते हैं। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, बल्ले हैं। तो सेम है ये 3 पॉइंट्स तो स्वर्णमंग के भी और मकर ध्वज के भी। इसके अलावा एंटी एजिंग होता है, टिश्यू रिपेयर में और रीजनरेशन में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेलुलर डैमेज एंड रिड्यूस द एजिंग प्रोसेस इन द बॉडी। एंटी स्ट्रेस इफेक्ट इसका रहेगा ट्रीटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोटिक प्रॉब्लम्स सच एज डिप्रेशन एंड डिमेंशिया, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू रेगुलेट वात एंड पित्त। जो मानसिक रोग होते हैं उसके अंदर जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं? वात और पित्त दोष, ठीक है। विच इन हेल्प्स which in turn keeps the serotonin level under control and helps to reduce various symptoms of anxiety, which includes uneasiness and headache, ठीक है। तो सेरोटोनिन लेवल को कंट्रोल करता है, वात और पित्त को कंट्रोल करता है, और इसी वजह से डिमेंशिया और डिप्रेशन में इसका यूज कर सकते हैं। सिक्स्थ है कार्डियो प्रोटेक्टिव। जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो लिपिड जमा हो जाता है उसे ये हटा देता है, उन्हें जमा ही नहीं होने देता है। हेंस रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉट्स, ठीक है। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया, इनके रिस्क को रिड्यूस करता है। ब्लड वेसल्स प्रॉपर रहेंगी तो अच्छी तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा और हार्ट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेवंथ इज एंटी लिपिडर्मिक इफेक्ट। जो लिपिड्स होते हैं हमारे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उनकी लेवल को ये रिड्यूस करता है एंड मैनेज द कंडीशन सच एज द हाइपरटेंशन एंड लो ब्लड प्रेशर। इनमें भी कोलेस्ट्रॉल का रोल रहता है, तो हाइपरटेंशन में और लो ब्लड प्रेशर में ये काम करता है। हार्मोन स्टिमुलेटर होता है,
It helps improve the production of the testosterone and the luteinizing hormones. मेमोरी enhancer होता है, reducing the mental stress and anxiety. देन है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी उसे किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबोलाइज कर रही है, एक्सक्रीट आउट कर रही है, तो वो उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स होती है। इसके अंदर जो है 4 स्टेप्स आते हैं। ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? GIT के अंदर होगा, क्योंकि हम इसे ओरली ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लड स्ट्रीम में होता है, मेनली प्लाज्मा प्रोटीन्स के थ्रू। मेटाबॉलिज्म जो है लीवर के अंदर होगा, और एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के थ्रू और फीसेस के थ्रू होते हैं। देन बात करते हैं रिसर्च अपडेट्स की। सेफ्टी वैल्यूएशन द मर्करी बेस्ड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन सिद्ध मकरध्वज। तो ये बेसिकली सिद्ध मकरध्वज का यहाँ पर वर्णन किया गया। मकरध्वज नहीं है ये, ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर और किडनी पर इसका इफेक्ट्स देखने को मिला है। रैट्स के अंदर जो स्टडी की गई है उन सभी के लिए ये टॉनिक होता है। द फाइंडिंग्स ऑफ द प्रेजेंट स्टडीज सजेस्ट दैट द सिद्ध मकरध्वज अप टू 5 टाइम्स द इक्विवेलेंट ऑफ ह्यूमन डोज। ह्यूमन डोज में जितने लेवल पर इसको दिया जाता है उससे 5 गुना डोज में जो रैट हैं उनको दिया गया। उसके बावजूद भी इसका रैट्स के अंदर ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर और किडनी इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिला। तो ब्रेन के जो सेरेब्रम पार्ट है उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता है। हार्मफुल इफेक्ट अगर इसे 5 गुना डोज में भी इसको दिया जाए तो, और ह्यूमंस में तो इसे बहुत कम लेवल पर यूज किया जा रहा है इसकी जो हार्मफुल डोज है उससे। देन प्री क्लिनिकल HbA1c लेवल स्टडीज ऑफ द मकरध्वज एंड सिद्ध मकरध्वज आफ्टर क्रॉनिक एडमिनिस्ट्रेशन टू द रेट्स। ठीक है, तो HbA1c क्या होता है? ये बॉडी के जो पुराने ब्लड शुगर लेवल पूरे महीने का रहा है, एवरेज जो लेवल होता है उसको ये मेजर करने के लिए टेस्ट होता है। उस लेवल को ये दिखाता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से जो ग्लूकोज लिंक होता है उसको बताता है। उसको डिटेक्ट करके ये ब्लड की एवरेज ग्लूकोज लेवल को बता देता है। मकर ध्वज का इसमें क्या रोल है? बिटवीन दीज प्रिपरेशन मकर ध्वज स्लाइटली डिक्रीज द HbA1c लेवल। इसको ये डिक्रीज करता है जिसकी वजह से एंटी डायबिटिक होता है। थर्ड बात कर लेते हैं हम यहाँ पर समीर पन्नग रस के बारे में। समीर पन्नग रस, इसमें 2 वर्ड्स हैं, एक है समीर और एक है पन्नग। समीर का मतलब होता है वायु, वायु का पर्याय है समीर, और पन्नग का मतलब होता है स्नेह। तो वायु को जो है ये सांप की तरह पकड़ लेता है, उसको नष्ट कर देता है, वात का नाश करता है। जैसे सांप होता है उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, वो एकदम से किसी भी चीज को पकड़ लेता है, उसका जो शिकार होता है एकदम से झपट्टा मार के उसे पकड़ लेता है। उसी तरीके से समीर पन्नग रस जो है वो झपट्टा मारकर वात को नष्ट कर देता है। तो समीर पन्नग रस को ही वात पन्नग रस भी कहा जाता है। ये वायु को सांप की तरह पकड़ने की शक्ति रखता है। इसका जो रेफरेंस है हमारे सिलेबस में दिया गया है वो है आयुर्वेदीय गुणधर्म शास्त्र का। इसके अंदर क्या होता है? पारद और गंधक तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा इसमें होते हैं 3 आर्सेनिक के कंपाउंड्स। 3 आर्सेनिक के कंपाउंड्स कौन से हैं? हरताल, मनैशिला और हमारा संख्या। ये 3 इसके अंदर रहते हैं। संख्या को ही मल भी कहा जाता है, जो श्लोक के अंदर वर्ड मेंशन है वो इसके लिए वो क्या है? मल है। तो यहाँ पर सभी जो है एक एक भाग में रहेंगे। जो 3 आर्सेनिक के कंपाउंड्स हैं वो हमारे ताल, शिला और संख्या। हरताल का फॉर्मूला रहता है AS2S3, और मनैशिला का फॉर्मूला होता है आर्सेनिक डाइसल्फाइड AS2S2। संख्या होता है हमारा AS2O3। तो संख्या जो है वो ऑक्साइड है, हरताल और मनैशिला जो है वो सल्फाइड है। हरताल और मनैशिला आते हैं हमारे उपरस में, संख्या आता है हमारा साधारण रस में। डोज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है एग्जाम्स में। हरताल की जो डोज है वो होती है 1/4 से 1/2 रत्ती, मनैशिला की 1/32 से 1/16 रत्ती, और संख्या की होती है 1/120 से 1/30 रत्ती। एक रत्ती जो है वो इसकी फेटल डोज होती है। तो संख्या की डोज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार एग्जाम में वो आती है। भावना इसमें किसकी लगती है? तुलसी स्वरस की लगती है। तो इसको हम याद करते हैं समीर की तुलसी। समीर की तुलसी से हम याद रख सकते हैं कि इसमें भावना किसकी लगती है? तुलसी स्वरस की लगती है। लेकिन जो हमारा ये रेफरेंस है इसके अंदर भावना का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है।
निर्माण विधि क्या रहेगी इसकी? सर्वप्रथम पारद और गंधक को जो है खल में डालेंगे, अच्छी तरीके से मर्दन करेंगे और कज्जली बना लेंगे। कज्जली बनाने के बाद उसके अंदर हम हर दाल मनय शिला संख्या ऐड करते हैं, तुलसी की भावना देते हैं और उसके बाद जो हमारी कपड़ मिट्टी की हुई बोतल है उसके अंदर इसको डालेंगे। बोतल को बालुकाई यंत्र में रखेंगे, 4 प्रहर तक क्रमशः मृदु, मध्यम और तीव्र अग्नि से पाक करेंगे। बीच-बीच में लोहे की शलाका से बोतल का मुँह साफ करते रहेंगे ताकि अवरोध ना हो, बोतल फटे ना। जब कुप्पी की तली में जो है सूर्योदय जैसा रक्त बिंब दिखाई दे और शीतल शिलाका बोतल में प्रवेश करने पर निर्धूम रहे, तो ये इसकी परीक्षा होती है कुप्पी पक्व रसायन की, जो हम चतुर्वेद रसायन के अंदर पढ़ते हैं। ये स्वांग शीत खुद से ठंडा होने के लिए इसको छोड़ देंगे। अगले दिन नेक्स्ट डे जब ये स्वांग शीत हो जाएगा तो बालों का यंत्र से हम इसको निकालते हैं। कांच की कुप्पी को निकालेंगे, बोतल के ऊपर जो हमने लेयर्स की थी उन्हें हटाएंगे और बोतल के ऊपरी भाग में और तल भाग में जो समीर पन्नग रस हमें दिखाई देता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने बताया था केरोसिन लिप्त सूतली को लपेटकर आग से जलाएंगे। ठीक है, केरोसिन में डिप करके जो सूतली या रस्सी होती है उसको उसके बोतल के ऊपर बांध देंगे और गीले कपड़े से उसको पकड़कर बोतल को तोड़ देंगे तो वो गोलाई में अपने आप टूट जाती है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ऊर्ध्वस्त और तलस्थ भाग से समीर पन्नग रस को ग्रहण करके सुरक्षित कर लेंगे। तो स्वर्ण रंग था वो हमारा क्या था, तलस्थ था। मकर ध्वज क्या था, गल गलस्थ या फिर कंठस्थ था। और जो हमारा समीर पन्नग रस है ये हमें दोनों जगह मिलता है, कंठस्थ भी है और तलस्थ भी है। तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। मात्रा इसकी आधी से 1 रत्ती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है मात्रा और अनुपान सबकी। अनुपान इसका क्या है, तांबुल पत्र स्वरस। तांबुल होता है पान का पत्ता, तो पान के पत्ते का स्वरस यहाँ पर अनुपान के लिए यूज किया जाता है। रोगाधिकार क्या है इसका, वात व्याधि इसका रोगाधिकार है। सन्निपात ज्वर में, उन्माद में, आम वात में इसको यूज करते हैं। ये सारे भी उन्माद आम वात ये भी वात व्याधियां ही हैं हमारी। तो मकर ध्वज का रोगाधिकार वाजीकरण, समीर पन्नगरस का रोगाधिकार वात व्याधि। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है समीर का मतलब वायु, तो इसका रोगाधिकार भी क्या हो गया, वातज रोग। समीर पन्नगरस के अवस्था अनुसार उपयोग, श्वास अवरोध या फिर श्वास में कफ स्राव होने पर वासापत्र, मुलेठी, बहेड़ा, भारंगी और मिश्रित क्वाथ के साथ। वात कफज श्वास रोग है तो वहां पर शुद्ध टंकण, शहद, वासापत्र, मुलेठी, भारंगी, बहेड़ा और मिश्री इनके क्वाथ के साथ दे सकते हैं। शुष्क काश में मुलेठी के साथ और अदरक स्वरस और शहद के साथ। ठीक है, तो खांसी में ये तीनों ही बहुत अच्छा काम करते हैं। अग्नि मानते हैं तो वहां पर यूज करेंगे शंख भस्म, मुलेठी चूर्ण और आम का मुरब्बा। विसूचिका में अगर वमन और विरेचन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर इसको मंडूर भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, तुलसी स्वरस, अदरक स्वरस और शहद मिलाकर 10-10 मिनट में हम लगातार इसको दे सकते हैं। और उसके बाद सूर्यशेखर रस और संजीवनी बटी देते हैं। तो इसके अवस्थानुसार उपयोग है, अगर याद हो जाए तो कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाता है, सिर्फ उपयोग इसके याद कर लेंगे। पथ्य पथ्य रोग रोगी और दोष के अनुसार काल सेवन दिन में 2 बार खाने के बाद। काल मर्यादा 8 दिन तक इसका हम लगातार चला सकते हैं। धातु विषाक्तता हो सकती है अगर एक्सेस डोज में ले लिया। फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगा, मर्क्यूरी, सल्फर। इसके अलावा आर्सेनिक के 3 कंपाउंड से हमारे आर्सेनिक यहाँ पर रहता है। और कार्बन पता नहीं क्यों लिख रखा है, मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पर। फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है इसकी, न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। जो हमारा वात दोष है हम उसे मॉडर्न में जो है न्यूरॉन्स से कनेक्ट करते हैं, तो न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट रहेगा इसकी वजह से इसका। समीर पन्नागरस हेल्प्स इन सप्रेसिंग अ नंबर ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जीन्स इन्वॉल्व्ड इन न्यूरल डैमेज। ठीक है, तो न्यूरल डैमेज जो करने वाले जो जीन्स हैं उनको ये सप्रेस करता है। ड्यू टू इट्स उष्ण, तीक्ष्ण एंड वात हर प्रॉपर्टीज, it helps to cure the vata dosh. Vata dosh is considered to be prime importance in regard to the nervous system. तो नर्वस सिस्टम जो है वो वात दोष से रिलेटेड है। दूसरा है रेस्पिरेटरी सपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर होता है कटुरस, उष्ण गुण, उष्ण वीर्य, और इसी वजह से ये कफ वात हर प्रॉपर्टीज भी रखता है, तो श्वास रोग में हम इसको दे सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, तो ब्रोंकाइटिस जो हमारे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसको ये रिड्यूस करेगा श्वास रोग के अंदर।
ये रिलीफ देता है, इसी वजह से एंटीपायरेटिक होता है। जो ब्लड जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे नॉर्मल करता है। एंटीपायरेटिक होता है यानी कि फीवर को ये रिड्यूस करेगा। इट हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडीज टेम्परेचर बाय एक्सेलरेटिंग द हीट रेडिएटेड, यानी कि पसीना जो है ज्यादा लाता है और बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देन हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द समीर पन्नग रस। इनटेक हम करते हैं इसे ओरली, एब्जॉर्प्शन होता है इसका जीआई के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, मेटाबॉलिज्म जो लीवर में होगा, एक्सक्रीशन फीसिस के थ्रू होता है और स्मॉल अमाउंट में यूरिन के थ्रू होता है। देन है इसके रिसर्च अपडेट्स। इफेक्ट ऑफ द समीर पन्नग रस इन द मैनेजमेंट ऑफ द तमक श्वास और द ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में जब इसको दिया गया तो ये क्या करता है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो वहां पर बढ़ गए थे ब्रोंकियल अस्थमा में, एओसिनोफिल का काउंट वहां पर बढ़ गया था, उसको ये डिक्रीज करता है। ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है उसे भी कम करता है। improves PEFR along with providing the symptomatic relief। जो समीर पन्नग रस है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर स्टडी की गई तो ये मिला है, डार्क रेड कलर का होता है, तलस और गलस दोनों होता है ये। जो थर्ड स्टडी हुई है उसके अंदर क्या मिला है, एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक। इस्चीमिया का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है हार्ट के लिए और जो टिश्यूज हैं हमारे बॉडी के उनके लिए कम हो जाते हैं। तो एक्यूट इस्चेमिक स्ट्रोक जब आता है उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, न्यूरो बिहेवियरल डेफिसिट्स जो होते हैं उनके अंदर बेनिफिट ये करता है। इसके अंदर क्या मिला है, इट एमिलियोरेट्स द बिहेवियरल आउटकम्स आफ्टर द माइल्ड इस्चीमिया थ्रू द सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जीन्स इन्वॉल्व इन द न्यूरोनल डैमेज। तो नर्व्स को डैमेज करने वाले जो जीन्स हैं, इन्फ्लेमेटरी जीन्स है, उनको ये सप्रेस करता है, जिसकी वजह से माइल्ड इस्चीमिया के बाद जो सिम्टम्स हमें आते हैं उन्हें सुधारता है ये। This is the first report of the molecular mechanism underlying the significant neuroprotective action of the Ayurvedic drug समीर पन्ना का रस। ठीक है, तो पहली रिपोर्ट है जिसके अंदर इसका न्यूरोप्रोटेक्टिव एक्शन देखने को मिला है किसी भी आयुर्वेदिक ड्रग का। देन लास्ट रिसर्च अपडेट है इसकी संधिगत वात के अंदर ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है उसके अंदर इसे इफेक्टिव पाया गया है। दिस स्टडी विल बी हेल्पफुल फॉर फर्दर collaborative research with the modern medicine in the cases of end stage osteoarthritis। तो ये जो है osteoarthritis की जो लास्ट स्टेज होती है उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। तो इसमें कोरिलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पर कूपी पक्व रसायन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।